Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो योगी की अग्नि परीक्षा का एक तरीके से कहा जाए तो आज है। आंकड़े आपके सामने है। बीजेपी 10 सीटों पर आगे हो गई। सबसे तेज नतीजे आप न्यूज 18 इंडिया पर ही देखेंगे। और आपको बता दें, यहां अभी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेयर चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त उत्तर प्रदेश में यहां पर नजर आती दिख रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी हो गई। धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। रुझान सबसे पहले दिख रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी हो गई। धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। रुझान सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी 10 सीटों पर आगे चलती दिख रही है। मेयर चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी आगे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन रुख मैं सबसे पहले कानपुर का करना चाहूंगी। अमित गंजू हमारे साथ है। अमित, जरा बताइए रुझान क्या कहते नजर आ रहे हैं? अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं नवीन मंडी पे खड़ा हूं, जहां अब से कुछ ही देर पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ईवीएम मशीन्स जिन पे होना था उनको जितने हैंगर्स बनाए गए, 3 हैंगर्स बनाए गए, उसमें पहुंच चुकी हैं। और अब पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से रुझान की बात करें तो कानपुर भी उससे अलग नहीं है। यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अभी इस इनिशियल स्टेज के पार्ट में आगे ही चल रही हैं। और सेकेंडरी अगर बात देखी जाए तो सेकेंडरी समाजवादी पार्टी का है, और थर्ड जो अभी कुछ इक्का दुक्का जो काउंटिंग हो रही है वो कांग्रेस के प्रत्याशी की। तो यानी कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए जी। हमारे साथ सुची विश्वास कांग्रेस से, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, घनश्याम तिवारी हमारे साथ एसपी से और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। रुख मैं सबसे पहले सुची विश्वास का करना चाहूंगी। सुची, वजह क्या रही? क्योंकि कांग्रेस करीब 3 दशक से इस समय सूबे की सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद कोई बड़ा चेहरा नजर ही नहीं आया, प्रचार में ध्यान ही नहीं दिया गया। क्या बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया इस चुनाव को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बराबर सक्रिय थे और जैसा जनता का आदेश होगा, यदि अभी आपने कहा कि 10 सीटें प्राप्त हैं तो उनको शुभकामना। और हम पुनः यही आशा करेंगे कि जो विश्वास उन पे दर्ज किया गया है वो पहले 3 चुनावों के जैसे, जबकि लखनऊ के मेयर श्री दिनेश शर्मा जी थे और उनके कार्यकाल के दौरान जो एनओसीज जारी किए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे स्लॉटर हाउसेज अचानक से अवैध हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था कि जब नगर निगम के पर उनका एकाधिकार था तो उन्हीं के द्वारा जारी की गई एनओसीज अवैध कैसे हो गई और सारे स्लॉटर हाउसेज को दोबारा एनओसीज क्यों जारी कराना पड़ा। तो पुनः ऐसी चीजें ना आए और जो अब तक नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, सड़क नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं, उसको वो बेहतर तरीके से लाएं। राकेश जी, अगर जीत हासिल होती है, शुभकामनाएं आपको अभी से मिलनी शुरू हो गई हैं। जो खामियां गिना रही हैं सुची यहाँ पर, उन पर गौर फरमाएगी क्या बीजेपी? देखिए सुची, जो खामियां बता रही हैं, वास्तविकता में इन खामियों के लिए जिम्मेदार वो रही हैं स्वयं। और स्लॉटर हाउस के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है शायद उनके पास इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। स्लॉटर हाउस का लाइसेंस शासन के द्वारा दिया जाता है, उसमें नगर निकायों की भूमिका नहीं होती है। नगर निकाय केवल जो चिकन मटन के लिए होते हैं उसकी व्यवस्था के बारे में, उसके मॉनिटरिंग करने का ही काम करते हैं। स्लॉटर हाउस जिनके बारे में हमने कहा था कि अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, उसके बारे में पिछली सरकार जो थी वो शासन स्तर पर निर्णय होता है, उसको थोड़ा जानकारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को हम बारंबार आभार व्यक्त करेंगे, प्रणाम करेंगे कि जिस तरह के रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप है। हमें इसी प्रकार की अपेक्षाएं थी कि उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, नगर पालिका पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। हमने जो केंद्र की नीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश में आज काम करना शुरू किया है, केंद्र से जो योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा था अखिलेश यादव जी के कारण, आज वो योगी आदित्यनाथ जी के कारण सीधे मिल पा रहा है। नगर निकायों में जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बैठेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को डिलीवर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचा पाएंगे। हम अपने संकल्प पत्र में जिन बातों का हमने जिक्र किया है, हम उसके लिए कटिबद्ध है। नगरों को साफ सुथरा करना, नगरों को विश्वस्तरीय बनाना, नगरों में जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एक एक पैसे का सही रूप में सदुपयोग करना, भ्रष्टाचार के लीकेज को कम करना। हमने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं, जनता से जो वादे हमने किए हैं, हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, और यही कारण है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास रख रहे हैं।
ठीक है शेषनारायण जी, 2012 में हमने देखा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 4 से 5 महीने के बाद ही उसे नगर निगम चुनाव में उतरना पड़ा, बीजेपी के साथ भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में अगर इतिहास फिर से दोहरा तो आंकड़े कुछ बदल सकते हैं। नहीं तो दोहरा क्या, वो बीजेपी देखते रहो 11 नगर निगम में आगे हैं, 5 अभी रुझान नहीं आए हैं। अब वो मुझे लगता है जितने लोगों से भी बात हो रही है मोटा मोटी वही ट्रेंड रहेगा, लेकिन अभी जो बात हुई है वो अगर हो गया तो दिलचस्प मामला बहुत हो जाएगा। फिर शाम तक जो खबरों का जो यौनर है बदल जाएगा। कि वो कहा ना उसने कि साहब बहुत बड़े अफसर के हवाले से कह रहा था कि साहब जहाँ ईवीएम है वहाँ तो बीजेपी की जीत अभी से लिख लो। अच्छा। बैलेट पेपर जहाँ है वहाँ तस्वीर दूसरी होगी। अगर ये होता है तो ये यूपी का चुनाव तो लोकल बॉडीज का चुनाव है, लेकिन इसकी बात बहुत दूर तक जाएगी। घनश्याम जी, तो फिर एक मुद्दा तो आपके सामने अभी है, चुनाव हारते हैं जीतते हैं, ईवीएम का मुद्दा आप फिर से उठा सकते हैं। देखिए, हम हर वो मुद्दा उठाएंगे जिससे लोकतंत्र बुलंद होता है और गवर्नेंस मजबूत होती है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, वो गोरखपुर में आप देख लीजिए, अन्य जगहों पर देखिए ईवीएम की शिकायतें आई हैं और जो संशय है, आम जनता का संशय ईवीएम से को लेकर बढ़ रहा है। लेकिन अभी जब चुनाव के रुझान आ रहे हैं तो मैं ईवीएम पर नहीं बोलूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो शेषनारायण जी कह रहे हैं, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो पत्रकार हैं, तो जो कह रहे हैं वो ज़रूर एक प्रमुख बात बनेगी चर्चा की कि यदि जहां पर ईवीएम है भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जहां पर बैलेट पेपर है वहां पर उन्हें कड़ा मुकाबला झेलना पड़ता है, हारती भी है, तो सवाल उठेंगे। दूसरी बात जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आपराधिक उसका आरोप लगा रहे थे, मैं उसमें एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा। अभी जो इनके विधायक हैं 325 जितने भी हैं, उसमें से 100 से अधिक है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 80 से अधिक हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। तो जो पार्टी, देखिए मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 500 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके एमपी हैं, सांसद हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। 1200 से अधिक ऐसे हैं 1675 में से जो करोड़पति हैं। जो पार्टी क्रिमिनल्स, वही मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर आप घिरते नजर आए हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ अलग करने की जरूरत थी? जैसे बीजेपी तमाम जो और मुद्दे थे उनको छोड़ के विकास का एक एजेंडा बीजेपी ने चलाया, उस तरीके से आप लोगों को भी नहीं लगता कि परिवर्तन करने की जरूरत थी? एजेंडा जो अभी ये कह रहे थे कि हम अपने संकल्प पत्र पर जाते हैं, 2014 का संकल्प पत्र भूल करके इन्हें 2017 का संकल्प पत्र जो निकाय चुनाव में दिया गया है वो याद आ रहा है। 2014 के संकल्प पत्र में तो ये रोजगार की बात करते हैं। आप 2014 का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का उठाइए। क्या आपको लगता है कि जो अहम मुद्दे थे जो उठाने चाहिए थे उससे चूक गई है समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी? क्योंकि ईवीएम का मुद्दा, जैसे शेषनारायण जी कह रहे हैं, अगर ये मुद्दा है तो इसको उठाने की जरूरत थी पुरजोर तरीके से, लेकिन यहाँ स्वच्छता की मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता नजर आ रहा है। जो फॉलो कर रही है बीजेपी उसको वाकई आप लोग भी फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ उन पर पॉइंट आउट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग। देखिए, कौन से विकास के एजेंडे की आप बात कर रही हैं? हर चुनाव के पहले, वो 14 का हो, 17 का हो या नगर निगम का हो, जिस लोकतंत्र की ये बात करते हैं, लोक लुभावन बात करते हैं। क्या 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए या बाबा रामदेव काला धन ले आए? हाँ, ये जरूर है कि वो खुद फोर्स वैक्सीन में पहुंच गए। जीडीपी कहां चली गई, देश आर्थिक संकट के किस दौर में खड़ा है। और रही स्वच्छता की बात, व्यापम घोटाले में सीबीआई ने क्लीन चिट दिया वहां के प्रदेश मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को। तो क्या स्वच्छता का इससे बेहतर उदाहरण क्या है? सुची जी, क्या केवल कमियां गिनाने से मैं ये कह रही हूँ, मेरा कहना यहाँ पर ये है कि कमियां कांग्रेस भी गिनवा रही है और आप समाजवादी पार्टी भी गिनवाती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो वाकई मेन मुद्दा हो सकता था, ईवीएम का अगर मुद्दा है तो बहुत अहम मुद्दा है जिसको उठाने की जरूरत आपको भी थी और यहाँ पे समाजवादी पार्टी को भी थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे से चूक गई। ये मुद्दा बराबर उठाया जा रहा है, लेकिन जैसा पुनः लेकिन जो संदेश देना चाहिए था आम जनता में शायद वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम रुक कर लेते हैं। बात सही है। नहीं, आप बात तो सुने। जी बोलिए। हाँ, जैसा अभी सपा प्रवक्ता ने बहुत बड़ा डेटा गिनाया आपराधिक रिकॉर्ड का, 100 से ज्यादा संसद में, आप लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 39 से ज्यादा मुकदमे, और वो स्वयं तड़ी पर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना शानदार आपराधिक रिकॉर्ड है, उस पार्टी में होना, अपराधी होना एक विशेष योग्यता के तहत आता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपी तेजस्वी यादव थे तो वहां की सरकार गिरा दी गई। और ईवीएम या सरकार बनाना,
देखिए, गवर्नेंस चाहे 14 चाहे 17 चाहे आज, भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई लेना देना दूर दराज तक नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक। उन्हें सत्ता में आना है, वो ईवीएम से आए, वो राज्यसभा में अहमद पटेल जी को ना जाने के लिए किसी भी दंड फंद तक जा सकते हैं, वो पीडीपी से गठबंधन कर सकते हैं, वो अकाली दल से गठबंधन कर सकते हैं, वो गोवा जा सकते हैं, मिजोरम जा सकते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता है, विकास से उनका कोई लेना राकेश जी, देना आपका दूर दराज उद्देश्य तक केवल नहीं है। सत्ता हाँ, पाना है, ये बात कैसे अलग है। भी उसमें कई विकास का एजेंडा नहीं है। अर्पिता जी, एक बिल्कुल। मुहावरा है उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बहुत चलता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैं मानता हूं खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। मैं जानता था कि आज सुबह से जैसे रुझान आना शुरू होंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जवान पर ईवीएम तुरंत चढ़ जाएगी। आप लोकतंत्र का अपमान करने का काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज किया कि पॉलिटिकल पार्टीज आए और दावा करके इसको सिद्ध करके दिखाएं कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की टेम्परिंग की जा सकती है, तो कोई राजनीतिक दल इतनी हिम्मत नहीं उठा पाया कि वो जाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ किसी प्रकार की टेम्परिंग कर पाए। और बैठ करके स्टूडियो में कहना या जनसभाओं में इस प्रकार से जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है। आप स्वतंत्र निष्पक्ष क्यों नहीं गए? क्यों ईवीएम पे अगर सवाल थे आपके, तो क्यों कर रहे जिस तरीके से राकेश जी कह रहे हैं, क्यों आप अपनी बात साबित करने नहीं पहुंची? आप मुझसे कह रही हैं? जी जी जी, आप ही से बोलिए। त्रिपाठी जी को एक छोटा सा मुहावरा मैं भी सुनाती हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आज आपको गांधी भी पसंद आ रहे हैं, वल्लभ भाई भी, गोडसे के लोग गांधी की बात कर रहे हैं, भगवा के लोग हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, वेद और दर्शन की बात कर रहे हैं। जाते हैं आजकल तो गुजरात में हज नहीं जा रहे राम का मंदिर बनाइए। राहुल जी आजकल सोमनाथ सरकार दर्शन में करने हम जा रहे आएंगे, हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। चलिए, इसी बीच घनश्याम तिवारी जी के लिए बड़ी खबर जरूर आ गई है। खाता खुल गया समाजवादी पार्टी का, एक यहाँ सीट मिलती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने बढ़त अपनी यहाँ मजबूत की हुई है। 12 सीटें बीजेपी के खाते में। रुख जरा ग्राउंड का कर लेते हैं, अनुराग ढांडा मथुरा से हमारे साथ हैं। अनुराग, जरा बताएं स्थिति क्या है, क्या रुझान दिखते नजर आ रहे हैं? देखिए, मतगणना केंद्र पर ठंड है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्टूडियो में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। थोड़ा सा इंतजार हमको करना होगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में तस्वीर थोड़ी साफ होगी। जिसको आप अभी बढ़त बता रहे हैं, वो वाकई में क्या बढ़त है, वो लगभग 1 घंटे में तस्वीर साफ होगी। उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि मतगणना जो हो रही है वो एक वार्ड को लेकर के हो रही है। आप ये नहीं कह सकते किसी नगर निगम में बढ़त बनाए हुए है कोई भी पार्टी। फिलहाल एक वार्ड की गणना हो रही है। पहले वार्ड की गणना होगी, उसका नतीजा आएगा, उसके बाद दूसरे वार्ड की गणना शुरू होगी। पैरेलल नहीं चल रहे हैं सभी वार्ड की मतगणना, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा सही तरीके से कहने के लिए कि बीजेपी की लीड जो फिलहाल दिखाई दे रही है वो वाकई में लीड बनाए हुए बीजेपी। जो हम शुरू से लगातार बता रहे हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि जो पार्टी सत्ता में है उसी के पक्ष में नतीजे होंगे। नगर निगम में पहले भी लगातार बढ़त बनाए रहती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में पहले भी जो चुनाव हुए हैं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो पॉसिबिलिटी तो है बीजेपी की बढ़त की, लेकिन इसको पुख्ता तरीके से कहने के लिए थोड़ा सा समय इंतजार करना होगा। थोड़ा समय और यहां रुकना होगा, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। यूपी निकाय चुनाव के मतगणना जो है वो जारी है। रुझान सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, बीजेपी यहां पर 12 का आंकड़ा छूते हुए, और समाजवादी पार्टी का खुशी की बात घनश्याम तिवारी जी के लिए कि खाता खुल चुका है। 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस अभी 0-0 पर, यानी खाता भी खोलने में कामयाब नहीं हुई। कुछ ही देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें नतीजे। आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, और आपको बता दें बीजेपी जो है वो 11 पे पहुंच गई है और समाजवादी पार्टी 2 पर, और यहां पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 पर बीएसपी पहुंचती हुई, समाजवादी पार्टी 2 पर, और बीजेपी 11 सीटों पर यहां काबिज है। राकेश जी, खुशी की बात कि 11 सीट आपको, लेकिन घनश्याम जी आप ज्यादा खुश होंगे क्योंकि खाता खुल गया है, 2 सीटें मिल गई हैं। देखिए, चुनाव के साथ साथ एक और चीज हुई है। इन्होंने जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, इन्होंने जनता को करंट देने का काम किया। बिजली के दरों में इजाफा कर दिया गया। अब ये बताइए कि ये तो कोई भी आम आदमी समझ सकता है कि चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि बिजली की दरों में चुनाव समाप्त हो, बिजली की दरों में उठाया घनश्याम जी आपने। राकेश जी, ये सवाल उठता है, आखिर बढ़ानी थी बिजली का बिल, आपको बढ़ाना था, पहले बढ़ा देते, लेकिन ये तो धोखा है। चुनाव के बाद आप रुके, सबको अनुमान था कि बिजली का बिल बढ़ेगा, और जैसे ही जब मतदान हो गया उसके बाद बिल बढ़ाए गए।